बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रोसेसर्स की स्पीड को डिस्कस करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ प्रोसेसर ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है डिस्कस करना, बट थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि प्रोसेसर्स की तीन कैटेगरीज आती हैं। तीन आर्किटेक्चर्स डिफ़ाइन किए गए हैं। टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर हैं, एक सिस्क है, एक रिस्क है और एक एपिक है। सिस्क मीन कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। नॉर्मली पहले जो प्रोसेसर्स डिज़ाइन किए जाते थे उसमें ये होता था कि कोशिश ये होती थी कंपनी की कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका इंस्ट्रक्शन सेट रखा जाए, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम 500 इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और इसको इस वजह से कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट भी कहा जाता है कि इसमें जब ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने की कैपेसिटी होती है तो इसको फिर इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो सर्किट डिज़ाइन करना पड़ता है वो भी थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, और थोड़ा सा लाजमी बात है जब कम्प्लेक्स होगा तो एक्सपेंसिव भी होगा, और इसमें फिर डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं। खैर उनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको ये आइडिया हो। सिस्क वो प्रोसेसर होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करने की सलाहियत रखी गई थी मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से। लेकिन जब वो वाले कंप्यूटर्स कुछ अर्सा या प्रोसेसर वो यूज़ हुए इंडस्ट्री के अंदर या लोगों के पास आके यूज़ हुए, और यूज़ होने के बाद ये देखा गया कि इसमें से जो 500 इंस्ट्रक्शंस रखने की सलाहियत इसमें रखी गई है, 500 में से तो 100 ही यूज़ होती हैं, 400 तो कभी कभार यूज़ होती हैं या यूज़ ही नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गाड़ी बना दें अपने पास, और गाड़ी के 10 दरवाज़े बना दें, एक गाड़ी के 10 दरवाज़े हों, तो नॉर्मली ज़्यादातर आप उस गाड़ी को जब यूज़ करते हैं तो 3 ही दरवाज़ों से हम उसके अंदर गाड़ी में बैठते हैं, और हमारे पास उस गाड़ी के सालों हो गए हैं, और कभी जो 5 दरवाज़े हैं हमने कभी अपनी ज़िंदगी में उसके इस्तेमाल नहीं किए, तो वो 5 दरवाज़े रखने की बाकी ज़रूरत क्या थी। उन 5 दरवाज़ों की सीधी सी बात है कि बहुत ज़्यादा दरवाज़ों को मैनेज करने में टाइम लगता है, बनाने में टाइम लगता है, और उनका यूज़ भी नहीं होता, तो फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से नया कॉन्सेप्ट आया जिसको रिस्क कहा गया, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, जिसमें ये बात होने लगी कि सिर्फ वही इंस्ट्रक्शन एक प्रोसेसर में रखें जिस तरह के लोगों के लिए, जिस तरह की ऑडियंस के लिए ये प्रोसेसर्स आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, कंप्यूटर्स बना रहे हैं, और उनकी अपनी एक ख़ास रिक्वायरमेंट होती है, उनकी इंस्ट्रक्शंस की एक ख़ास रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके हिसाब से इस प्रोसेसर को डिज़ाइन करें। और इस वजह से एक तो उस पर कास्ट कम आएगी और उसकी कम्प्लेक्सिटी कम होगी। तो इस वजह से एक ऐसा प्रोसेसर डिज़ाइन किया गया जिसमें फ़िक्स नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस जो हैं, फ़िक्स लेंथ ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने की सलाहियत रखी गई, और एक चीज़ यूज़ ही नहीं हो रही तो उसको रखने की ज़रूरत क्या है, सीधी सी बात है। तो इस वजह से इन प्रोसेसर्स को रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स कहा गया, जिस वजह से प्रोसेसर्स जो हैं वो थोड़े से अच्छे आर्किटेक्चर के होते हैं। तीसरा जो है एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट जिसको एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग कहा जाता है, कि पहले ऐसे होता था कि आपका जो प्रोसेसर है वो ही इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता था, यानी कि हार्डवेयर लेवल पे ही इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने की सर्किट्स डिज़ाइन किए जाते थे। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होती थी यूजिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होती थी, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर उनकी लॉजिक्स जो है वो डिफ़ाइन और डिज़ाइन की जाती थी। इसके बाद नया कॉन्सेप्ट यह है कि अलाउ सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट एक्सप्लिसिटली टू द प्रोसेसर व्हेन ऑपरेशंस आर पैरेलल, uses टाइटर कपलिंग बिटवीन द कंपाइलर एंड द प्रोसेसर। यानी कि सॉफ्टवेयर लेवल पे भी ये फंक्शनैलिटी रखी गई कि प्रोसेसर जो है वो सॉफ्टवेयर को भी देखे, और सॉफ्टवेयर जो है वो भी उसके अंदर भी ये कैपेबिलिटी रखी गई कि वो भी इंस्ट्रक्शंस को अपने तौर पे एग्जीक्यूट कर सके, और मिल के आपके हार्डवेयर के साथ, यानी प्रोसेसर के हार्डवेयर के साथ मिल के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मिल के जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर सकें, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है। फिर मैं आपसे कहूँगा ये थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, डिटेल में जाने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल इस वक्त आपको यही पता हो कि एक प्रोसेसर की टाइप जो होती है वो सिस्क होती है, एक रिस्क होती है और एपिक होती है, जिसमें सॉफ्टवेयर लेवल पे भी ये फंक्शनैलिटी रखी जाती है कि डेटा जो है या इंस्ट्रक्शंस जो है उनको ऑपरेट किया जा सकता है। enables compilers to extract maximum parallelism in original code and explicitly describes it to the processor, कि आपका जो सॉफ्टवेयर है या कंपाइलर जो है वो किसी हद तक आपका जो डेटा या इंस्ट्रक्शन होती है उसको देख के, उसके अंदर से आपका जो कोड है उसको देख के, उसके अंदर से कुछ इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करके, डिकोड करके, उनको प्रोसेस करके वो आगे प्रोसेसर को देते हैं, और प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है। अगर यूज़र्स की बात की जाए तो हम कहते हैं मोस्टली यूज इन हाई एंड सर्वर्स एंड वर्क स्टेशंस,
थोड़ा सा एडवांस वही बात आ जाती है, नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है कि सर्वर्स और वर्क स्टेशन टाइप के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें इस तरह के प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर सिस का इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली यूज़ वर्क स्टेशंस जो हैं वो रिस्क का इस्तेमाल करते हैं। 3 तरह के प्रोसेसर्स आपके सामने आते हैं, थोड़ा सा बुक से भी स्टडी कर लें, अदरवाइज़ आप अगर यही आपको पता हो सिस्क, रिस्क और एपिक के अंदर क्या फ़र्क है तो ये भी इस लेवल पे काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं और हमारी जो डिस्कशन है उसमें से एक डिस्कशन आगे और भी थी जिसमें मल्टी कोर प्रोसेसर की बात होती है कि इससे पहले जो मल्टी कोर कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। आपके प्रोसेसर्स जो हैं कोर i3, कोर i5 और कोर i7 और कोर i9 की फॉर्म में आ रहे हैं। तो इस पे मैंने आपको क्लास में ही बताया था कि पहले सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होते थे, एक ही प्रोसेसर यूज़ होता था, फिर मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम आए और फिर मल्टी कोर्स का कॉन्सेप्ट आया। मल्टी प्रोसेसर तो ये है कि कंप्यूटर के अंदर आप एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगा दें, लेकिन मल्टी कोर्स का मतलब ये है कि एक वक्त आया कि आपकी जो चिप है उसके ऊपर एक फ़िक्स साइज़ या फ़िक्स नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स को हम अटैच करने के बाद उसका साइज़ फर्दर डिक्रीज़ नहीं कर सकते थे। हमने ये कहा था कि जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा था आपकी जो प्रोसेसर है उसका साइज़ कम होता चला जा रहा था और माइक्रो प्रोसेसर्स साइज़ में और डिक्रीज़ हो रहा था। लेकिन एक वक्त आया कि कहा यह गया कि ट्रांजिस्टर को एक ख़ास मिक़दार से ज़्यादा जब हम एक चिप पे लगाएं तो उसका साइज़ आगे छोटा नहीं हो सकता। अगर वो छोटा हो भी जाए तो कहते हैं कि ट्रांजिस्टर की एक लिमिटेशन है कि जब वो स्विच करता है, ऑन और ऑफ़ होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी फिर उस स्टेज पे इतने कम साइज़ में बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती थी और वो सर्किट सही तरीके से नहीं बन रहा था, जिस वजह से ये कॉन्सेप्ट आया कि अब हम प्रोसेसर को और छोटा ना करें बल्कि एक चिप पे एक से ज़्यादा चिप्स को अटैच कर दें। तो जब एक से ज़्यादा चिप्स एक ही चिप पे, एक से ज़्यादा आपकी जो आईसीज़ हैं वो एक ही चिप पे अटैच होंगी, तो इससे आपका हम कहते हैं कि मल्टी कोर का कॉन्सेप्ट आया कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कंप्यूटर में फ़िलहाल एक ही प्रोसेसर था, आपने एक चिप पे एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स को अटैच कर दिया। तो लाज़मी बात है जहाँ पे एक प्रोसेसर जो है वो 1 घंटे में एक काम करता है तो 5 प्रोसेसर्स उसी काम को 10 मिनट के अंदर आपको करके दे देंगे। तो इसको मल्टी कोर प्रोसेसर कहा जाता है, मल्टी कोर प्रोसेसर्स कहा जाता है। बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं, बुक में लिखे हुए हैं, आप उनको डिस्कस भी कर लें, देख भी लें। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही था कि ये एनर्जी जो है, एक तो आपका कंप्यूटर फास्ट हो गया और दूसरा ये जो है आपकी एनर्जी या पावर कंजम्पशन जो थी वो भी थोड़ी सी रिड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस होना थोड़ा सा कम हुआ। फीचर्स की बात की जाए मल्टी कोर प्रोसेसर्स की, तो प्रोसेसर चिप्स हैज़ मल्टीपल कूलर रनिंग मोर एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसिंग कोर्स, इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस बाय हैंडलिंग मोर वर्क इन पैरेलल। सीधी सी बात है कि पैरेलल में बहुत सारे प्रोसेसर्स लगा दिए हैं तो वो कम प्रोसेसर्स के मुकाबले में ये जो पैरेलल प्रोसेसर हैं ये ज़्यादा फास्टली डाटा को प्रोसेस करेंगे। और जो मैंने आपको ट्रांजिस्टर की स्विचिंग की वजह से जो आपकी हीट जो है वो ज़ाया हो रही, आपकी जो पावर जो है वो ज़ाया हो रही थी और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी, वो भी यहाँ पे ओवरकम हुई। और तीसरी बड़ी बात, कैन शेयर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट सच एज मेमोरी एलिमेंट्स एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ये जो आपकी मेमोरी मैनेजमेंट है और मेमोरी के जो एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक मेमोरी लगा दें और एक मेमोरी को एक से ज़्यादा प्रोसेसर एक वक्त में सिमल्टेनियसली वहाँ से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकें, तो ये भी एक बड़ी बात है कि वो बहुत सारे रिसोर्सेज को एक से ज़्यादा प्रोसेसर शेयर कर रहे हैं। तो जहाँ पे हाई एंड सर्वर्स और वर्क स्टेशंस होते हैं वहाँ पे मल्टी कोर, आजकल तो पर्सनल कंप्यूटर्स में भी मल्टी कोर प्रोसेसर्स यूज़ हो रहे हैं। तो खैर अब मल्टी कोर प्रोसेसर का जो अगर लिमिटेशन की बात की जाए या इसमें के अंदर जो बुरी बात है वो ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी ये वाली फंक्शनैलिटी हो कि वो फिर हम इसको कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग होनी चाहिए, या उसको आप फंक्शंस में डिवाइड करें कि वो अगर 5 एक बड़ा सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर 5 फंक्शंस हों, क्योंकि आपके कंप्यूटर के अंदर अगर 5 कोर्स हैं तो आप एक फंक्शन जो है या एक पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम जो है उसको एक के पास भेजें, एक को दूसरे प्रोसेसर के पास भेजें, एक को तीसरे के पास, चौथे को चौथे के पास और पाँचवें को पाँचवें, यानी कि आपका एक बड़ा प्रोग्राम जो है उसके अंदर आपने प्रोग्रामिंग फिर इस लेवल की करनी होती है कि वो डिवाइडेड हो। डिवाइडेड से मुराद ये है कि वो उसका वर्क जो है वो डिवाइड करके हम आगे 5 प्रोसेसर्स में भेज सकें। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपकी प्रोग्रामिंग लेवल पे या सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं है और वो एक ही ऐसा प्रोग्राम लिखा हुआ है जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको आप फर्दर एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स को नहीं भेज सकते।
तो ये एक बड़ा मसला होता है सॉफ्टवेयर लेवल पे कि जब आपकी मल्टीपल कोर्स का फ़ायदा लेना होता है तो फिर आपको प्रोग्रामिंग भी इस लेवल की करनी होती है कि आपका प्रोग्राम जो है वो फर्दर आगे आप डिवाइड करके बहुत सारे प्रोसेसर्स को बेच सकें। तो खैर ये हमारी आज की डिस्कशन थी, लेक्चर्स थे, आप इनको सुन लें। जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही उसको बुक से पढ़ लें, और बुक से भी अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स के अंदर इसी गूगल क्लासरूम में कमेंट्स के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और हम मिल के उसको डिस्कस करके एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में एक दूसरे से क्वेश्चन करके या समझ के ये चीज़ें जो हैं हम आंसर करके लर्न कर देंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।